नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपीआई इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 सामाजिक न्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक न्याय अर्थात किसी के साथ भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी व्यक्तियों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पेयजल, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार, रोजगार आदि अगर व्यक्तियों को सुलभता से प्राप्त हो रही हैं तो यह माना जाता है कि वह सामाजिक न्याय है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक न्याय के वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हमें इस पाठ के अंतर्गत सीखना है। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है, हम न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए हैं। बच्चों, हम समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हम जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मानव की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या हैं तथा हम मुक्त बाजार तथा राज्य के हस्तक्षेप के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि न्याय क्या है। यह तय करना मानव जाति के लिए हमेशा से एक समस्या रहा है कि न्याय का ठीक ठीक अर्थ क्या होना चाहिए, और लगभग सदैव उसकी व्याख्या समय के संदर्भ में की गई है। मोटे तौर पर इसका अर्थ यह रहा है कि अच्छा क्या है, इसी के अनुसार इससे संबंधित मान्यता में फेरबदल होता रहा है। अगर हम प्राचीन भारतीय दर्शन की बात करें तो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। बच्चों, विभिन्न दार्शनिकों ने सामाजिक न्याय के संबंध में अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दे पर चर्चा करते हुए लिखा है कि जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। सुकरात ने न्याय के संबंध में कहा कि हर कोई अन्यायी हो जाए यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। इसी प्रकार जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उसमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी न्याय की व्याख्या करते हुए लिखा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। तो बच्चों, सामाजिक न्याय को हम समझते हैं, भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का जो नारा है वंचित समूहों की राजनीतिक गोलाबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय को हम लोग मुख्य रूप से कैसे देखते हैं कि वह वंचितों के लिए रखा गया हो, चाहे वो अल्पसंख्यक अधिकार रहे हों, बहुसंस्कृतिवाद रहा हो, मूल निवासियों के अधिकार हों। इसी तरह नारीवाद के दायरे में भी स्त्रियों के अधिकार को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री सशक्तिकरण के मुद्दे को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ करके देखा जाने लगा है। अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाज में
तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्त कैसे दिया जाए, किस प्रकार से उसको उसका समुचित लाभ प्राप्त हो। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। पहला, समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत, सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो चारित्रिक विशेषताओं के मामले में समान है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जो लोकतंत्र हैं में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, नागरिक अधिकार, समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये जो अधिकार हैं व्यक्तियों को राज्य प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके कामों और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि वे किस समुदाय या के सदस्य हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, इसलिए यह हम लोग देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न जातियां होती हैं या भिन्न जातियों के जो 2 व्यक्ति अगर एक समान काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का काम हो, तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो यह अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि एक स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है, तो यह अंतर भी नाजायज और गलत माना जाता है। यही दूसरा है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत। बच्चों, समान बर्ताव का जो न्याय का सिद्धांत था वह एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला लिया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बराबर अंक दिए जाएं, क्योंकि वे सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सब ने एक ही परीक्षा दी है, तो बच्चों आपको कैसा लगेगा? बच्चों, आप कहेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उसके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाएं। इसलिए समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाने की जरूरत है। अतः लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और योग्यता के अनुपात में पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत। बच्चों, न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान करते हैं वह है पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। विशेष जरूरतमंदों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। बच्चों, हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम विदेशों की बात करें तो अनेक विदेशों में या अनेक जो देश है हमारे देश के बाहर, उसमें शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। तो बच्चों, न्याय के जो तीनों सिद्धांतों, चाहे वो समकक्षों के बीच समान बर्ताव का सिद्धांत हो, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत हो
या विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत हो। लोगों को जो मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों को उपलब्ध कराने के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। अगर हम समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल करते हैं तो यह कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ भी हो सकता है। अगर योग्यता को प्रस्तुत करने का न्याय का प्रमुख सिद्धांत अगर हम मानते हैं या उसके मानने पर अगर हम जोर देते हैं तो यहाँ जोर देने का अर्थ यह होगा कि जो निचला या गरीब तबका है वह मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाएगा, क्योंकि जो अच्छा पोषाहार है, अच्छी शिक्षा है जैसी सुविधाएं गरीबों की पहुंच तक नहीं हो पाती हैं, या यह जो सुविधाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य को स्थापित करे। इसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बच्चों हम समझते हैं कि आखिरकार इस न्यायपूर्ण बंटवारे की आवश्यकता क्यों है। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानता है तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का जो वितरण है वो पुनर्वितरण किया जाए, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके, अर्थात जो संसाधन हैं उनको पुनर्वितरण करें। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, सब जानते हैं बच्चों इसको, और यह सुनिश्चित किया कि जो निचली कही जाने वाली जातियां हैं उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जाए। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू किया। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने कदम उठाए। तो समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं। वह ये हैं कि क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हां तो कैसे। बच्चों अक्सर देखने में आता है कि ऐसे मामलों में मत भिन्नता समाज में उग्रता पैदा करती है। जब मत विभिन्न हो जाते हैं, लोगों के मत एक नहीं मिलते हैं, तो वह क्या करती है, समाज में उग्रता पैदा कर देती है और कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है। अक्सर हम देखते हैं कि समुदाय विशेष को लाभ देने के सवाल पर हिंसा भड़क उठती है। हमने अक्सर क्रोध और हिंसा के ऐसे कई मामले पढ़े, सुने या देखे होंगे जो कभी कभी हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के प्रस्ताव के आधार पर फूटते रहते हैं। अर्थात जब सरकारी नौकरियां मिलने की बात आती है तो सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग में हमेशा इस प्रकार की हिंसा होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल बच्चों, हम लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के हिसाब से हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। तो बच्चों अतः आप इस बात को समझ चुके होंगे कि वंचितों की सहायता की जो योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, या हमारे संविधान में जो वंचितों के उत्थान के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह कहां तक उचित है, वह न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती है। आपको अपने विचार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों, न्यायपूर्ण वितरण के संदर्भ में सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने न्यायोचित वितरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है इसको हम लोग समझते हैं। बच्चों, यदि लोगों को कहा जाए कि आप अपने रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसे समाज को चुनेंगे जिनके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न मुहैया कराते हों। अर्थात आपसे कहा जाए कि आप किस प्रकार से रहना पसंद करेंगे, कौन से समाज में रहना पसंद करेंगे, तो ये निश्चित है कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा समाज ही चाहेंगे। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका जो फैसला होगा भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौक़ों को प्रभावित
कर सकता है। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचें जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत भी हो। तो जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उस संबंध में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। तो जॉन रॉल्स महोदय ने तर्क दिया कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्तिसंगत औचित्य हो सकता है। वह युक्तिसंगत औचित्य क्या है? तो रॉल्स के अनुसार अज्ञानता के आवरण के अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने संभावित स्थान और पद के बारे में सर्वथा अज्ञान रहेगा। जो रॉल्स का सिद्धांत था कि अज्ञानता का आवरण हो, उसमें वह स्थान और पद के बारे में अज्ञान रहे, उसे स्वयं अपने विषय में भी जानकारी नहीं होगी, अतः वह एकदम बुरी स्थिति के अंतर्गत समाज की कल्पना करेगा। वह समाज के विषय में सोचते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखेगा कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म सुविधा संपन्न परिवार में होता है तो उसे विकास के उचित अवसर प्राप्त होंगे, परंतु यदि व्यक्ति का जन्म पिछड़े एवं समाज के अत्यधिक निचले वर्ग में होता है तब क्या होगा। तो रॉल्स महोदय कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को इस स्थिति में रखकर सोचेगा तब अवश्य ही ऐसे समाज की कल्पना करेगा जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कर सके। वह व्यक्ति ऐसे नियमों की वकालत करेगा जिससे कमजोर वर्गों को विकास के उचित अवसर मिल सके। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हों, चाहे वो उच्च वर्ग के हो और चाहे वो कमजोर वर्ग के हो। तो रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना को करेगा। रॉल्स महोदय तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। अब बच्चे, हम समझते हैं कि आखिर सामाजिक न्याय का अनुसरण हम लोग कैसे करें, किस प्रकार से सामाजिक न्याय का अनुसरण हो सकता है। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपयोग करने वालों और बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा स्थायी विभाजन मौजूद है तो हम कहेंगे कि वहां सामाजिक न्याय का अभाव है। उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगें, और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले, चाहे वे कितना भी कठिन श्रम क्यों ना कर लें। अतः हम कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सकें, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हमें यह समझना है कि आखिरकार वो न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं जो कि एक आम मनुष्य के लिए आवश्यक होती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूनतम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, आवास एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उसे मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए। अगर हम सब इस बात पर सहमत हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सकें, तब भी हम इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। बच्चों, आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है
कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधा संपन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या गरीबों को निम्नतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, अर्थात राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा यह हो सकता है। तो हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन करते हैं। तो हमें अब यहाँ समझना है कि आखिरकार मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप क्या है, मुक्त बाजार क्या है, राज्य का हस्तक्षेप क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुक्त बाजार क्या है। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। वहीं राज्य का हस्तक्षेप कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप मानने वाले समर्थकों का तर्क है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। मुक्त बाजार जहां उन्हें अधिकतम लाभ या अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट देता है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। वहीं राज्य का हस्तक्षेप मानने वालों का तर्क है कि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है, फलता कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। मुक्त बाजार योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। मुक्त बाजार का मानना है या उनकी मानता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा, जबकि इसके विपरीत राज्य का हस्तक्षेप मानने वालों का तर्क है कि मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। बच्चों, हमारे देश या जिस देश में हम रहते हैं, अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमने न्याय के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में जाना और समझा। बच्चों, अब हम इस पाठ का पुनरावलोकन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना कि न्याय क्या है तथा न्याय के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम समझ पाए कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हमने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में जाना। हमने इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन किया कि मानव की निम्नतम बुनियादी जरूरतें क्या हैं तथा हम जान पाए कि मुक्त बाजार तथा राज्य के हस्तक्षेप में क्या अंतर है। बच्चों, यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब गृह कार्य में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, उनके आंसर्स आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या करो। प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? तीसरा प्रश्न है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्तिसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया? धन्यवाद।